नमस्कार। मैं महेंद्रपाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का एमपी शर्मा हिंदी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों के नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कालांश में हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भक्त के सारांश पर चर्चा करेंगे, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के निबंधकारों में इस नाम को बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिताजी का देहांत हो गया। इस कारण इन्होंने बड़ी ही कठिनाइयों से अपनी 10वीं की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की और सन 1920 में इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ये कई बार जेल भी गए। इन्होंने आजीविका के लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया और सन 1968 में इनका स्वर्गवास हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: माटी की मूर्तें रेखाचित्र, गेहूं और गुलाब निबंध, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण, पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, नेत्रदान, अम्बपाली नाटक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी लगभग 50 से ऊपर की जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत जो पाठ है बाल गोविंद भक्त, यह एक रेखाचित्र है जिसमें लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने गांव के सच्चे संत के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण किया है। रेखाचित्र का सार इस प्रकार से है। लेखक कहता है कि जो बाल गोविंद भक्त हैं वो अन्य साधुओं के समान नहीं है। प्रस्तुत रेखाचित्र में उन्होंने उनके व्यक्तित्व, उनके शारीरिक संरचना, उनकी वेशभूषा सभी का बड़े ही मनोहर ढंग से वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेखक के शारीरिक संरचना, उनकी वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व के बारे में। इस प्रकार से लेखक कहता है, उनके शारीरिक संरचना का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि बाल गोविंद जो भक्त थे वो मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके चेहरे पर जो एक रौनक है वो हमेशा बनी रहती थी। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। बाल पक गए थे। बाल पक गए का अर्थ है कि सफ़ेद हो गए थे और वे साधुओं की भांति लंबे लंबे दाढ़ी नहीं रखते थे, बल्कि उनकी जो दाढ़ी थी वो अत्यधिक लंबी नहीं थी। इस प्रकार यह उनकी क्या हुई, शारीरिक संरचना हुई। अब बात करते हैं उनकी वेशभूषा की। जो उनकी वेशभूषा थी वो इस प्रकार से है कि भगत जी बहुत ही कम कपड़े पहनते थे। वो एक लंगोटी को धारण करते थे तथा उनके सिर पर कबीर पंथियों के समान एक कनफटी टोपी रहती थी। हाँ, इतना जरूर है कि जब सर्दियाँ होती थी तो वे सर्दी से बचने के लिए अपने शरीर पर कंबल ओढ़ लेते थे। उनके माथे पर
रामानंदी चंदन का तिलक वो हमेशा लगाया करते थे और उनके गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला वो धारण किए रहते थे। ये उनकी वेशभूषा थी। उनका व्यक्तित्व, बात करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो बाल गोविंद भक्त बहुत ही सरल, सादगी से परिपूर्ण, सच्चे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वे दूसरे की चीज़ों को बिना पूछे छूते तक नहीं थे। वे ना ही किसी के साथ कोई झगड़ा करते थे, सभी से प्रेम पूर्वक बातचीत किया करते थे, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहा करते थे। और उनका व्यक्तित्व के बारे का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि यहाँ तक कि वे किसी के खेत में शौच भी नहीं जाते थे। उनके घर पर उनका एक बेटा था और एक बेटे की पत्नी थी, जिनको पतोहू के नाम से संबोधित किया गया है रेखा चित्र में। वे अपनी आजीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी करते थे। उनके पास खेतीबाड़ी थी तथा एक साफ सुथरा मकान भी था। ये बात हुई भगत सिंह के शारीरिक संरचना, वेशभूषा और व्यक्तित्व की। अब हम बात करते हैं कि जो बाल गोविंद भक्त थे वो अपना इष्ट किसे मानते थे। इष्ट का अर्थ होता है वो पूजनीय देव कौन थे। तो बाल गोविंद भक्त जी अपना इष्ट कबीर जी को मानते थे। वे कबीर जी को साहब कहते थे और उन अपने साहब के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। कबीर जी के प्रति उनकी गहरी आस्था का हमें इस बात से पता चलता है कि बाल गोविंद भक्त जी के खेत में जो भी उपज होती थी, उस सारी उपज को, उस सारी फसल को वे अपने सिर पर रख करके कबीर जी के मठ ले जाया करते थे और वहाँ उसे अपने साहब को अर्पण कर देते थे, क्योंकि अपनी सभी वस्तुओं को वो कबीर की वस्तु मानते थे कि मेरा जो कुछ है वो सब किसका है, साहब का है। इसलिए वो अपनी सारी फसल को कबीर मठ ले जाते थे और उस कबीर मठ से जो उन्हें प्रसाद स्वरूप में मिलता था उसी से वे अपना गुजारा किया करते थे और कबीर के पदों अर्थात दोहों को गायन करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। अब बात करते हैं उनके मधुर गायन की। तो जो भगत जी थे वो कबीर के दोहों का मधुर गायन किया करते थे और जब वो मधुर गायन किया करते थे तो मास के अनुसार गायन किया करते थे। सबसे पहले लेखक कहता है कि अगर हम बात करते हैं मास के आधार पर, हमारे जो भारतीय मास हैं, हिंदू संवत्सर के जो मास हैं, उनके अनुसार वो बताते हैं कि जब आषाढ़ का महीना आता था, आषाढ़ के मास में जब रिमझिम वर्षा होती थी और संपूर्ण गांव के जो पुरुष थी, स्त्रियां और बच्चे उस समय खेतों में जाकर धान की रोपाई का काम करते थे, तब भगत जी भी अपने खेतों में जाते और कीचड़ से सने हुए शरीर वाले अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए कबीर जी के दोहों का मधुर गायन किया करते थे। और साथ ही साथ जब वो मधुर गायन करते थे तो उनके संगीत को सुन करके जो बच्चे थे वो धान के खेतों में उछलने लगते थे, महिलाएं गुनगुनाने लगती थी, जो हल जोतने वाले किसान हैं उनके जो पैर हैं वो ताल में उठने लगते थे, सब और उनके संगीत का जादू जो था वो छा जाता था। अब बात करते हैं भादो मास की, भाद्रपद मास जिसको हम कहते हैं, जो श्रावण के बाद आता है। भाद्रपद मास में जो भगत जी थे वो अंधेरी रात में कबीर जी के मधुर पदों का गायन किया करते थे। अंधेरी रात में भी झिल्ली की झनकार और मेंढकों की टरटर के बीच भगत की खंजड़ी, जो उनका वाद्य यंत्र था खंजड़ी, वो
ठिमक ठिमक बज उठती थी और वे गाते थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चहु उठे ना। सारा संसार जब सोया रहता था तब भाद्रपद मास में भगत जी गाते थे और उनका जो संगीत है वो बजता था, जागता था। वे गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस प्रकार के वो मधुर गायन किया करते थे। बात करते हैं कार्तिक मास में। कार्तिक मास में वो सुबह उठते और उनकी प्रभात फेरियां प्रारंभ हो जाती थी जो फाल्गुन मास तक चलती थी। कार्तिक मास में वो सबसे पहले नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, वहाँ पर स्नान करते थे और नदी से लौट करके फिर वो गांव के पास स्थित पोखर पर जाते और पोखर के एक ऊंचे भिंड यानी कि ऊंचे स्थान पर अपनी खंजड़ी को लेकर के वे मधुर गायन करने लगते। लेखक कहता है कि एक दिन घोर कांपती सर्दी में भोर के समय लेखक ने भगत जी को गाते बजाते नाचते देखा। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भक्त मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते थे। कंप कपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीने झलकने लगते थे। कार्तिक मास का वर्णन करते हुए लेखक ने इस प्रकार से कहा है। अब बात करते हैं गर्मियों का जब मौसम आता तो गर्मियों की मौसम में शाम के समय बाल गोविंद भक्त जी घर के आंगन में ही अपना आसन जमा लेते थे। उनके घर में उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते थे। तब खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। उनकी प्रेम मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भक्त जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। आंगन में संगीतमय नृत्य छा जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। शेष बचे हुए पाठ के सारांश को हम भाग 2 में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।